सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस कर लिया था अपने सफ़र को, कहाँ तक, एडवर्ब तक। तो आज हम उसी से आगे के सफ़र को डिस्कस करेंगे। और उससे अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास बनता है वो होता है दोस्तों प्रिपोजिशन। तो दोस्तों, इस प्रपोजिशन को भी हम बाकी सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जैसे हमने शॉर्ट में समझा है, इसी प्रकार हम इस प्रपोजिशन को भी यहाँ पर शॉर्ट में समझेंगे। तो दोस्तों, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यदि मैं बात करूं तो प्रपोजिशन अपने आप में रिलेटिंग वर्ड कहलाता है। ये अपने आप में रिलेटिंग वर्ड होता है। ये रिलेट करने का काम करता है दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को। दो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये रिलेट करने का काम करता है। जैसे ये नाउन से रिलेट करता है प्रोनाउन या फिर नाउन को, वर्ब से रिलेट करता है प्रोनाउन या फिर नाउन को, प्रोनाउन से रिलेट करता है प्रोनाउन या फिर नाउन को। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा। मैंने आपके सामने लिखा आई एम द स्कूल। मैंने आपके सामने जस्ट ये सेंटेंस लिखा। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आई अपने आप में क्या है। आई अपने आप में एक प्रोनाउन है, एम अपने आप में एक वर्ब है, स्कूल अपने आप में यहाँ नाउन है, द आर्टिकल आप जानते ही हैं। तो इसे ज़रा आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो वर्ब है वो नाउन से रिलेट नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि मैं कहूँ आई एम द स्कूल, क्या ये अपने आप में कोई मीनिंगफुल सेंटेंस होगा? आप कहेंगे नहीं होगा सर। तो आप देख पा रहे हैं ये वर्ब नाउन से रिलेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सेंटेंस का फॉर्मेशन सही नहीं है, ना ही मीनिंग सही आ पा रहा है। तो इसी वर्ब को नाउन से रिलेट करने के लिए हमने एक चीज का यूज किया जिसको हमने कहा प्रीपोजिशन। तो यदि मैं यहाँ पर इन का यूज कर दूं और मैंने यहाँ प्रीपोजिशन ये इन लगा दी, तो अब आप इस सेंटेंस को पढ़िए, आई एम इन द स्कूल। अब आप कहेंगे सर ये सेंटेंस बिल्कुल अपने आप में सही है, 100%, कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस वर्ब को नाउन से रिलेट करने का काम किया किसने? प्रीपोजिशन ने। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छा सा। मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लिखता हूँ। मैंने लिखा मोहित वेंट टू दिल्ली विद मी yesterday। आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। मोहित अपने आप में एक नाउन है, वेंट अपने आप में वर्ब हुई, दिल्ली भी अपने आप में नाउन हुआ। इस वेंट को दिल्ली से रिलेट करने के लिए हमने जो यहाँ पर ये टू लगाया है, ये अपने आप में किसका काम करेगा? ये अपने आप में प्रीपोजिशन का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इस वर्ब को इस नाउन से रिलेट करना होगा ना। तो इस वर्ब को इस नाउन से रिलेट करने के लिए हमने टू का यूज किया जो अपने आप में प्रीपोजिशन होगा। ये तो चीज हम पहले भी समझ चुके थे कि वर्ब से नाउन को रिलेट करने के लिए हमने प्रीपोजिशन का यूज किया। अब हम एक चीज और समझेंगे। आगे देखिएगा, मी अपने आप में प्रोनाउन है। ठीक जी। अब देखिएगा ये मी किससे रिलेट हो रहा है? मी नाउन से रिलेट होगा। यदि मैं कहूँ मोहित किसके साथ गया, आप कहोगे मेरे साथ गया, तो प्रोनाउन है मी। तो ये नाउन से रिलेट होगा, इसका मतलब इस नाउन से रिलेट होगा ये। और इसे रिलेट कौन करेगा? विद। तो यहाँ पर विद भी क्या होगा? अपने आप में प्रपोजिशन होगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक जी। यहाँ पर इस नाउन को प्रोनाउन से रिलेट कौन कर रहा है? विद। तो ये भी अपने आप में क्या हुआ? यहाँ पर एक और प्रपोजिशन हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो टेंशन ना लीजिएगा, जब हम आपको आगे प्रपोजिशन समझाएंगे तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। अभी तो हम छोटे लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। प्रपोजिशन से अगला पार्ट जो हमारे सामने आता है दोस्तों, वो आता है आपका कंजंक्शन का पार्ट। यदि मैं बात करूं कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन अपने आप में क्या कहलाता है? कंजंक्शन अपने आप में सर कहलाता है ज्वाइनिंग वर्ड। ये अपने आप में ज्वाइनिंग वर्ड कहलाता है। ये किन्हीं भी दो वाक्यों को ज्वाइन कराने का काम करता है, किन्हीं भी दो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का भी काम करता है। ये क्लॉजेस को भी जोड़ने का काम करता है। अलग अलग जगह पर
ये काफ़ी कुछ काम करता है। इसको हम डीप में समझेंगे जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट रूप में यदि मैं कंजंक्शन को समझना चाहूँ तो क्या होगा, मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। चलिए, मैंने कहा रोहित एंड राजा आर प्लेइंग चेस। आप जरा ध्यान से रोहित को देखेंगे तो ये नाउन होगा, राजा को देखेंगे तो भी ये नाउन होगा। एंड ने इनको रिलेट नहीं किया है, एंड ने इनको रिलेट नहीं किया है। जैसे पहले टू ने वेंट को दिल्ली से रिलेट किया, एम को स्कूल से रिलेट किया, प्रपोजिशन ने रिलेट नहीं कर रहा है। ये इन दोनों को कंबाइन दिखाने की कोशिश कर रहा है, मतलब जोड़ दिया। सिंगुलर थे, अब प्लूरल बना दिए दो। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये इन दोनों को कंबाइंड करने का काम कर रहा है, मतलब ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो ये एंड अपने आप में यहाँ है क्या, ये अपने आप में यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है। अगर यहाँ रोहित होता तो यहाँ इज आ जाता, अगर यहाँ केवल राजा होता तो यहाँ इज आ जाता, बट इन दोनों को एंड ने जोड़कर क्या कर दिया, एक दिखा दिया, तो रोहित एंड राजा, इसीलिए यहाँ पर आर का यूज हुआ। बिल्कुल सही है जो अपने आप में। तो यहाँ पर एंड ने इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन करने का काम किया, एक रूप में दिखाने का काम किया। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो टेंशन ना लीजिएगा, हम हर चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा इन चीज़ों को दोबारा से समझा दूंगा। ठीक जी। देखिए, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चल पाएगा ना कि आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं या कहाँ तक नहीं। चलिए आगे चलेंगे। एक इससे अगली पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है जिसको आप कहने की कोशिश करते हैं सर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या बला है सर? सर इंटरजेक्शन की यदि मैं बात करूं तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी सडन फीलिंग्स होती हैं। सडन फीलिंग्स का मतलब आप उन्हें चाहकर नहीं बोलते, आपके अंदर से अचानक से ही निकल आती है। मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपके कुछ चीज चुभी तो आपके आपके मुंह से अपने आप ही एक आवाज निकलती है, आउच। आप कोई मैच जीत गए, आप जब कोई मैच जीतते हैं तो अंदर से ही उत्साह के रूप में एक वर्ड निकलता है जिसे आप कहते हैं हुर्रे, वी वॉन द मैच। ठीक, ये आते हैं। ब्लेसिंग देते हैं आप किसी को, मे गॉड ब्लेस यू, ये सब इसी रूप में आते हैं, इंटरजेक्शन रूप में। चलिए आपको आज एक फैक्ट, आप व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, आपके पास भाभी जी का मैसेज आता है, क्या आपने खाना खाया? तो आपका रिप्लाई क्या होता है? आप कहते हैं हम्म। इसका मतलब है क्या, ये हूं का मतलब क्या है? इस हूं का मतलब और कुछ नहीं है, ये आपका अंदर से अपने आप ही निकलता है। नोटिस कीजिएगा इस बात को मेरी को, ये हूं आपके अंदर से अपने आप निकलता है, आप चाह कर नहीं निकालते इसको, हूं अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी इंटरजेक्शन है। ये हूं भी इंटरजेक्शन है, ना तो ये नाउन है, प्रोनाउन है, ना ही कोई अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपका इंटरजेक्शन में आता है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम और भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इनसे आगे की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिहेवियर को हमने समझ लिया कि कहाँ पर कौन सा वर्ड किस तरीके से यूज होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इनसे अगला जो सफर यूज होता है हमारा, वो होता है सर फ्रेज का। अब ये फ्रेज क्या है सर? फ्रेज को आप हिंदी में वाक्यांश भी कहते हैं। ये फ्रेज वो चीज होती है जैसे कि इसका कोई अपना ना तो सब्जेक्ट होता है, ना ही कोई अपना वर्ब होता है। सब्जेक्ट वर्ब जो आपका कॉम्बिनेशन होता है ना, इसके पास वो नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये बिना सब्जेक्ट के और बिना वर्ब के वर्डों का एक ग्रुप होता है। इसको हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग। मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो होता है परंतु वो हमें अधूरे अर्थ को दर्शाता है, हमें कंप्लीट मीनिंग को नहीं दर्शाता। जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा,
मैंने कहा इन द रिवर, इन द रिवर, ये अपने आप में एक फ्रेज होगा, क्योंकि ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है। देखिएगा गौर से, ये अपने आप में मीनिंग तो दे रहा है नदी में, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, इसलिए एक फ्रेज हुआ। एक और एग्जांपल लिख लीजिए। आपने कहा ऑन द रूफ, यदि आप ऑन द रूफ कह रहे हैं छत पर, इसका मतलब है ये भी एक फ्रेज हुआ, क्योंकि ना इसमें कोई अपना सब्जेक्ट है ना ही कोई वर्ब है, बट ये मीनिंग तो दे रहा है, अधूरा मीनिंग दे रहा है, पूरा नहीं दे रहा है ना। छत पर, क्या छत पर हमें नहीं पता, पूरा नहीं मीनिंग दिया। अगला सेंटेंस यदि मैं कहूँ राम एंड श्याम, कुछ भी लिख लो आप, राम एंड श्याम लिख लिया मैंने, लीजिए राम एंड श्याम, ये भी तो एक फ्रेज होगा, क्योंकि राम एंड श्याम तो सब्जेक्ट जब होंगे ना, जब हमें आगे की बात पता चलेगी। आप कहोगे सर राम एंड श्याम तो इसमें सब्जेक्ट है, आप कैसे कह दें कि ये सब्जेक्ट है? हमें आगे का जब सेंटेंस ही नहीं पता तो राम एंड श्याम तो अपने आप में अधूरा ही मतलब को समझा रहे हैं ना। राम एंड श्याम, क्या राम एंड श्याम, राम और श्याम क्या? हमें जवाब नहीं मिला पूरा, ना ही आगे कोई हमें इसके बारे में एक्सप्लेन करता हुआ कोई वर्ड मिलता है, तो इसीलिए ये भी अपने आप में तीनों क्या होंगे, फ्रेज होंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यदि मैं इस फ्रेज की कैटेगरी को समझाने की कोशिश करूं तो इसकी भी कैटेगरी अपने आप में तीन होती है। चलिए इनको समझ लेते हैं। सर पहली कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो फ्रेज की पहली कैटेगरी में होती है आपकी नाउन फ्रेज। दूसरी कैटेगरी में आपकी होती है सर एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक जी। तीसरी कैटेगरी में यदि बात करूं तो एक होती है एडवर्ब फ्रेज। अब ये होती क्या है, इनका यूज हम कैसे करते हैं, इसको हम समझेंगे जब हम इन टॉपिक्स को टच करेंगे। ठीक जी। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि फ्रेज तीन तरीके की होती हैं जो आपको मेनली पढ़नी है। ठीक जी, ये होती हैं वो। चलिए अब हमने फ्रेज को भी समझ लिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझ लिया, अब हम इस फ्रेज से ही आगे बात बढ़ाते हैं और हमारे पास एक चीज आती है, बहुत ही खूबसूरत चीज, जिसको हमने नाम दिया सर सेंटेंस का। अब ये सेंटेंस क्या होते हैं? अच्छा, अगर आप मार्केट में जाओगे या और किसी टीचर्स से आप पढ़ेंगे, अधिकतर टीचर्स की जो जुबान है मैं आपको बताता हूँ वो क्या होती है। वो कहते हैं सर सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट मीनिंग। यदि आप ध्यान से देखें तो हमने जो फ्रेज की डेफिनेशन लिखी थी वो हमने लिखी थी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी कि यहां पर बिना पूर्ण अर्थ के। और यहां पर एक सेंटेंस की जो डेफिनेशन लिखी हमने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, यानी कि पूर्ण अर्थ के। अधिकतर यदि इतना ही केवल होता तो आपने केवल विद में से आउट हटाया है, क्या ये अपने आप में सही डेफिनेशन है? चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। मैंने आपसे पूछा मुझे उबालकर पानी दो, मुझे उबालकर पानी दो, क्या ये सेंटेंस अपने आप में सही है? आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, इसके मीनिंग तो दो निकल रहे हैं, एक तो उबाल कर पानी दो और एक मुझे उबाल कर पानी दो। इसका मतलब क्या हम आपको उबाल कर पानी दे सकते हैं? आप तो हमसे पानी उबालने के लिए कहिए, आप कह सकते हैं मुझे उबाल कर पानी दो, ये कहने के बजाय आप कह सकते हैं मुझे उबला हुआ पानी दो। ये कहना अपने आप में सही होगा। आप कह सकते हैं मेरे दोस्त को काट कर आम खिलाओ, तो मेरे दोस्त को काट कर आम खिलाओ मतलब मैं अपने दोस्त को काट कर आम खिलाऊंगा क्या? आप कहेंगे सर मेरे दोस्त को आम खिलाओ काट कर, आप कह सकते हैं ऐसा। ठीक जी। तो इसका मतलब क्या समझ में आया जी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो चाहिए, कंप्लीट मीनिंग भी चाहिए। इन सारे वाक्यों में अपने आप में कंप्लीट मीनिंग था, पर एक चीज की कमी थी, वो थी क्या? वो थी अरेंजमेंट की। समझ रहे हैं? इसमें कमी थी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटेंस के लिए नेसेसरी तो है कि उसका कंप्लीट मीनिंग हो, बट ये बात भी अपने आप में नेसेसरी है कि वर्डों का जो अरेंजमेंट है वो भी अपने आप में सही होना चाहिए। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक जी। इसी सेंटेंस को समझेंगे हम
अच्छे तरीके से अगली वीडियो में। अभी फिलहाल के लिए सेंटेंस के हम 3 पार्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। अब ये होते क्या है, इनका काम कैसे होता है, इनको हम अच्छे तरीके से समझेंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगर आप सबको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको वीडियो समझ आ रही है, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट कीजिएगा। और मैंने आपसे अब तक किसी भी वीडियो में लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। मैं आपसे इस पहली वीडियो में लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा हूँ। आपको जस्ट एक लाइक का बटन दबाना है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ, हम कुछ योग्य हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक जी, कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट कर दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये धीरे धीरे क्लासेस आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव कर देगी, विश्वास रखिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।